नमस्कार, मधुवासी के इस खास कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हेमंत शर्मा। आज हम आपको चिकित्सा जगत की एक बड़ी हस्ती से मुलाकात करवाने जा रहे हैं। इंदौर शहर के चिकित्सा जगत में उनका एक बड़ा नाम है और वो एमवाय के अधीक्षक के रूप में अभी फिलहाल कार्यरत है और तीसरी बार वे एमवाय के अधीक्षक के रूप में अभी फिलहाल काम कर रहे हैं। हम कोरोना के इस तीसरे दौर में हैं, जब हमें तीसरे दौर की एक आहट नज़र आ रही है, एक नया वेरिएंट हमारे सामने, हम उन्हीं पर चर्चा करेंगे। प्रवीण सिंह ठाकुर साहब हमारे साथ हैं। ठाकुर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद हेमंत। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा कि हमने एक पहला दौर देखा जब वो कोरोना की वो आहट ही शुरुआत थी और हमें कुछ नहीं पता था, खास तौर पे डॉक्टर्स को भी और पूरे देश को। सेकंड दौर में उसकी जो लहर आई वो इतनी विकराल थी जिसमें कई लोगों की जानें गई और डॉक्टर्स भी समझ नहीं पा रहे थे कि क्या इलाज किया जाए, बल्कि पहला एक्सपीरियंस हो चुका था। हम तीसरे दौर की बात कर रहे हैं। अब तीसरे दौर में एक नया वेरिएंट आ रहा है, वो कितना खतरनाक हो सकता है, कई देशों में अब वो फैलता जा रहा है। हम तीनों के लिए बात करेंगे। शुरुआत हम करते हैं कि पहला दौर आप लोगों के लिए क्या था, किस तरह से आपने उसका पहला जो दौर है उसका संयोग बड़ा अजब सा है कि 25 जनवरी 2020 को मैं तीसरी बार अधीक्षक के पद पर बैठा और 31 जनवरी 2020 को चाइना से 2 मेडिकल स्टूडेंट, एक संघाई से और एक वुहान से 2 मेडिकल स्टूडेंट सस्पेक्टेड केस के रूप में हमारे यहाँ आए, खरगोन बड़वानी से। उस समय कुछ भी ऐसा नहीं था, तो हम लोगों ने जो हमारा न्यू चेस्ट वार्ड है वहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन पॉइंट्स वगैरह थे उस समय 24 कुल ऑक्सीजन पॉइंट, तो वहाँ पर हमने सबसे पहले उन मरीजों को रखा और धीरे धीरे चाइना से, मलेशिया से, सिंगापुर से ऐसे लोग आते रहे। 24 मार्च 2020 को सबसे पहले 5 पॉजिटिव डिक्लेयर हुए थे रात में, देर रात। और मुझे लगता है कि उसको सुनने के बाद पूरे इंदौर को ऐसा लगा था कि अब हम मतलब पूरा अब हम सब लोग क्या करेंगे, कैसे क्या होगा। और सही बात भी है कि उस समय ये भी नहीं पता था कि सुरक्षा के क्या क्या आपको उपाय करने हैं, किस तरह से आपको करना है, दवाइयाँ कैसे क्या कौन सी देना है। तो एक प्रोटोकॉल तय किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, फिर राज्य शासन द्वारा, और उसके हिसाब से हम लोगों ने शुरू किया। तो ये बोल सकता हूँ कि पहली लहर जब आई थी तो उस समय हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे पास ना अस्त्र थे ना शस्त्र, और उन परिस्थितियों में काम करना बहुत मुश्किल था क्योंकि उस समय डर बहुत ज़्यादा था। मतलब पहली लहर में डर ऐसा था कि कोई भी उन मरीजों को हाथ लगाना नहीं चाहता था। तो उस समय डॉक्टर्स को प्रेरित करना, नर्सेज को प्रेरित करना, क्लास 4 को प्रेरित करना, और ख़ासतौर पे जब किसी की डेथ हो जाए तो उस डेड बॉडी को घर वाले तो छूने को तैयार ही नहीं होते थे। और उस परिस्थिति में मतलब किस तरह से उनको बॉडी को पैक किया जाए, सबसे बड़ी चुनौती भी यही थी कि लोगों से काम कैसे करवाया जाए। ये पहले दौर की बिल्कुल सबसे बड़ी चुनौती थी। तो उसमें क्या था कि फिर हम लोगों ने मतलब हम चूंकि मैं फॉरेंसिक मेडिसिन विभाग से आता हूँ, मेडिको लीगल मेरा काम है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि एक जो बैग बनवाया पूरा जो 90 GSM का, जिसमें लीकेज नहीं होता है, तो उसमें एक चेन लगवाई। तो उससे क्या हो गया कि हमारे जो वार्ड बॉय वगैरह उनका काम मतलब कंपेरेटिवली आसान हो गया, जिससे कि वो समझ सके, जो डर था वो थोड़ा सा कम, मतलब ये कि उसको डर उतना ना लगे। हाँ। तो उनको प्रोटोकॉल समझाया गया कि किस तरह से डेड बॉडी को रखना है, किस तरह से उसको पैक करना है, फिर सोडियम हाइपोक्लोराइड छिड़क के उसको मतलब सैनिटाइज करना है। तो उससे बहुत अंतर पड़ा और बहुत, लेकिन मैं इसलिए मुझे लगता है कि पहला दौर जो था ना, जिसमें मरीजों की संख्या उतनी नहीं थी, वो बहुत कठिन था। उसमें और बड़े दिलचस्प आंकड़े ये थे कि इतना डर पैदा हो गया था कि हमारे सारे प्राइवेट अस्पताल बंद हो गए, और उस समय जो सामान्य मरीज थे उनके लिए भी कोई अस्पताल नहीं था, डॉक्टर्स है ना। और जो कोविड के मरीज थे उनके लिए भी बहुत कम अस्पताल थे, 3 या 4 अस्पताल हैं छोटे छोटे, जो उस समय कोविड के मरीजों को भर्ती कर रहे थे। तो हमारा जो चेस्ट वार्ड है, जो हमारा MRT भी है, उसी ने मरीजों को भर्ती किया। कितने लोगों का इलाज शुरुआती दौर में हम लोगों ने, फर्स्ट यदि लहर की बात की नहीं, मतलब पहली लहर में हमारे जो थे कुछ मतलब कैसे आप 3 से 4 हज़ार के बीच में मरीजों का हम लोगों ने इलाज किया है। और वो धीरे धीरे हमारी संख्या बढ़ी। हमने पहले चेस्ट वार्ड में शुरू किया, फिर MRT भी शुरू हुआ, फिर अप्रैल में MTH चालू हुआ, और इसके बाद सितंबर में अपना सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चालू हुआ। धीरे धीरे संख्या बढ़ती गई अस्पताल हम बेड्स की, और जो केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा हमें संसाधन उपलब्ध कराते गए, और वैसे वैसे सुविधाएं विकसित होती गई इलाज के लिए। जैसे कि ऑक्सीजन पाइपलाइन है। मैं बड़ी एक दिलचस्प चीज़ बोलना चाहता हूँ कि हमारे MI अस्पताल में लगभग 100 ऑक्सीजन पॉइंट थे,
और हमारे पास उसके अलावा चेस्ट वार्ड में एमआरटी में कुछ चुनिंदा ऑक्सीजन पॉइंट थे 50 के आसपास। आज हमारे पास लगभग 1700 ऑक्सीजन पॉइंट हैं। ठीक है, आज हम उस समय हमारे पास जो वेंटिलेटर थे 90 के करीब वो एम्बा अस्पताल में थे और कुछ और वेंटिलेटर हम लोगों ने उस समय व्यवस्था की थी। आज हमारे पास 200 से अधिक वेंटिलेटर मुझे लगता है आज मल्टीपैरा मॉनिटर की जो व्यवस्था की गई है कैंसर का रास्ता होगा, तो वो सब चीज़ें सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। तो पहली लहर में धीरे धीरे विकसित हुआ है, जो चीजें देखी गई उससे उसके आधार पे, तो ये बात कहीं एक लोगों ने दूसरे और तीसरे लहर के लिए सुविधाएं जुटाई गई। लेकिन सर जब हम पहले दौर में एक अच्छा खासा अनुभव प्राप्त कर चुके थे, वेरिएंट क्या है, उससे बचाव के क्या साधन हो सकते हैं, किन किन दवाओं से इलाज संभव हो सकता है, वो सब कुछ जानने के बाद भी जब सेकेंड लहर आई वो ज़्यादा घातक नजर आई। पहले दौर से कैजुअलिटीज़ ज़्यादा थी, लोग संक्रमित ज़्यादा लोग हुए और इलाज कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए एक दुविधाजनक हो गया था, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं थी, दवाओं की कमियां थी। ये हालात क्यों बने? देख, क्या है कि तैयारी बहुत अच्छे से की गई थी। करीब 1000 बेड तैयार किए गए थे जैसे हमारे शासकीय अस्पतालों में, चेस्ट वार्ड, एमआरटीबी, एमटीएच और सुपर स्पेशलिटी को मिला के। लेकिन जो डेल्टा वेरिएंट आया और उसने जिस तरह से संक्रामक रूप अपनाया उसको और गंभीरता ली उसने, तो वो ऐसा था जैसे कि आप तैयारी कर रहे हैं कि हाँ ठीक है नदी का बहाव आने वाला है और एकदम से सडनली वो किसी डैम के दरवाजे खोल दिए जाए और जो आता है पूरा बहाव आता है तो उससे संभलना मुश्किल हो जाता है। तो वैसी स्थिति थी और उस वजह से बहुत कठिन हुआ, जबकि उस समय तक पूरी सुविधाएं जो इलाज की हैं सब चीज़ें, ऑक्सीजन की, मैं बड़े गर्व से बोलता हूं कि ऑक्सीजन की जितनी बेहतर व्यवस्था शासकीय अस्पतालों में सेकेंड लहर में रही है और आज भी है, वो दूसरे जो निजी अस्पताल से उनसे बहुत बेहतर है। हाँ, बहुत बुरी उस समय भी थी और आज भी है। देखी भी है सर। अब हम तीसरे दौर में हैं, जब एक नया वेरिएंट पैर पसार रहा है। कई देशों में वो जबरदस्त रूप से संक्रमित लोगों को कर भी रहा है, लेकिन केवल गनीमत इतनी है कि अभी उससे मौतों का आंकड़ा अभी तक कोई भी सामने नहीं आया। तीसरे वेरिएंट को लेकर किस तरह की चर्चाएं हैं, क्या आप लोग खोजबीन कर रहे हैं, किस तरह से उसकी तैयारियां कर रहे हैं, एमवाई में क्या तैयारियां हैं? नहीं, हमारे जो अस्पताल है उनमें तैयारी पूरी है, लेकिन ओमिक्रॉन जो वेरिएंट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, अभी तक जो आया है, जो जितना भी अध्ययन किया गया है, जो जानकारी आई है, उसके हिसाब से उसके लक्षण जो बड़े साधारण है फिलहाल, कि कफ है, सीने में जकड़न सी महसूस होती है, बुखार आता है, थकान होती है। अभी तक कोई मौत का आंकड़ा ओमिक्रॉन से नहीं आया है, लेकिन इसकी तीव्रता तेज है, मतलब कि ये तेजी से फैलता है। तो उस मायने में सावधान होना रहना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम उसको कंपेयर करें कि हम पहले लहर में जिस तरह से लॉकडाउन में हम लोग रहे हैं अनुशासन के साथ, वो बहुत अनुशासित थे, हम उस समय घरों के भीतर ही रहे। फिर दूसरी लहर में चूँकि कहीं ना कहीं एकदम से तेज़ी से संक्रमण फैला, उसके बाद भी फिर लॉकडाउन हुआ, हमने उसमें भी पालन किया है और इसके बाद हम सीख गए थे कि मास्क लगाएं, हम सैनिटाइजर का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। लेकिन अभी जो स्थिति देखी जा रही है, कहीं ना कहीं जनता थोड़ी सी लापरवाह हो गई है। जी बिल्कुल। और कहीं मुझे यही डर लगता है कि कहीं ये लापरवाही जो है ये कहीं हमें तीसरी लहर को लाने के लिए मतलब जिम्मेदार ना हो जाए। इस समय बहुत आवश्यक है कि हम लोग बहुत सावधान रहें, मास्क लगाना बंद मत कीजिए। आज हम स्टूडियो में बैठे हैं इसलिए हम यहाँ मास्क नहीं लगाए हैं, अदरवाइज जैसे मैं हूँ, मैं फुल टाइम आपको जब भी बाहर दिखूंगा मैं हमेशा मास्क लगा के रहता हूँ। बिल्कुल, आपने प्रवेश किया था तभी भी मास्क लगा हुआ था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अगर हम ये इन नियमों का पालन करते हैं तो विश्वास मानिए कि हम इंदौर में तीसरी लहर को आने से रोक देंगे, लेकिन इन नियमों का पालन तो हमें करना पड़ेगा। क्या लगता है सर, विदेशों से लोगों का आना जाना जारी है और हमारे देश में भी कई लोग नए वेरिएंट से, ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए गए हैं। क्या लगता है कि मध्य प्रदेश और इंदौर इससे कहीं अछूता रहा है या फिर संभावना बनती है कि इंदौर में भी इसके कोई संक्रमित हो सकते हैं? देखिए, क्या है कि दूसरी लहर में अगर आपका डेल्टा वेरिएंट का देखेंगे तो वो अपने महाराष्ट्र से आया था और आगे अभी आपने रिपोर्ट्स पढ़ी होंगी तो कर्नाटक के बाद अभी महाराष्ट्र में ही सबसे ज़्यादा केस आए हैं। तो ओमिक्रॉन वेरिएंट के भी केस महाराष्ट्र में आए हैं। तो अगर हम सावधान नहीं रहेंगे तो इसकी संभावना से हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है वो बहुत जल्द इंदौर में प्रवेश कर जाएगा और उसके बाद वो कितनी तीव्रता से फैलता है उसके बारे में भी हम सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं।
लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ, सावधानी ही इस समय आपका बचाव है और आप सावधान रहिए। बिल्कुल सावधानी तो बिल्कुल है ही। एसएमएस का प्रयोग सभी को करना चाहिए ताकि हम सुरक्षित रहें, सावधान रहें और अपने परिवार को भी, अपने लोगों को सुरक्षित रख सकें। तो क्या लगता है कि वैक्सीनेशन जो है इंदौर शहर में एक बड़े अच्छे अभियान के तौर पे किया गया है, फर्स्ट और सेकंड डोज की बात की जाए तो कितना कारगर रहेगा इस नए वेरिएंट से बचाव के लिए? निश्चित तौर पर जो वैक्सीनेशन है वो सुरक्षा कवच है। आज हम अगर पूरे देश की बात करें तो 131 करोड़ वैक्सीन लग चुके हैं, जिसमें से 50 करोड़ को दोनों वैक्सीन लग चुके हैं और 31 करोड़ मतलब उसके बाद लगभग 31 करोड़ को एक सिंगल डोज लग चुका है। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है और कुछ ही दिन की बात है कि हम लगभग जो एडल्ट पॉपुलेशन है हमारी 18 से ऊपर की, उसमें हम लगभग पूरी पॉपुलेशन को, पूरी जनसंख्या को हम वैक्सीनेट करने में सफल होंगे। लेकिन तब तक सावधानी बहुत ज़रूरी है और वैक्सीन एक सुरक्षा कवच है। लेकिन ये आपको ये नहीं कहता है कि आप मास्क लगाना छोड़ दें, आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करें, आप बार बार हाथ सैनिटाइज नहीं करें। वो सुरक्षा कवच है, लेकिन वो कोई ऐसा ब्रह्मास्त्र नहीं है कि जिसकी वजह से अगर आपको संक्रमण होगा तो उसके आपके ऊपर इफेक्ट नहीं आएंगे। हाँ, लक्षण कम होंगे, लेकिन एक बड़ी दिलचस्प चीज़ है जो दूसरी लहर में भी मैंने ऑब्जर्व की थी कि जैसे जिनको डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, अस्थमा है या कैंसर है या इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट है, जो लोग हैं, उन लोगों में ये जो कोई भी वेरिएंट आता है, भले ही कितना ही हल्का वेरिएंट हो, वो उनमें बहुत घातक लक्षण पैदा कर सकता है और उनकी मतलब उनके लिए उनकी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए ये सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है कि हमारे हर घर में आज की डेट में, अब चूँकि हमारी जो जिस तरह की जो लाइफ जीने का तरीका हो चुका है, हम जिस तरह का जीवन जी रहे हैं आज की डेट में, तो आज डायबिटीज़ के केसेस बहुत बढ़ गए हैं। आज हाई ब्लड प्रेशर तो बहुत सामान्य सी चीज़ हो गई है और कैंसर भी जिस तरह से हम की संख्या की बहुत तेज़ी से बढ़ी है अभी देश में। और उसकी वजह वही है कि कहीं ना कहीं हम जो खाना खा रहे हैं या जो हम पानी पी रहे हैं या फिर जो हम दूध पी रहे हैं या फल खा रहे हैं या सब्जी खा रहे हैं, सब में कहीं ना कहीं पेस्टिसाइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है और इससे बचाव हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो ये जो है कि कहीं ना कहीं ये जो मरीज़ हैं ये सब इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं और जब इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ हो जाएंगे तो इन मरीजों में अगर वायरस की संक्रामकता बहुत कम भी होगी तब भी वो बहुत घातक सिद्ध हो सकती है। लेकिन सर, एक बहुत बड़ा वर्ग यदि हम बात करें 18 साल से कम उम्र के बच्चों की बात करें, तो वो अभी भी उस सुरक्षा कवच से वंचित है जिसे वैक्सीनेशन किया जाना चाहिए। वो अभी भी वंचित है और ओमिक्रॉन जैसे एक नया वेरिएंट है, वो कितना घातक इन लोगों के लिए हो सकता है? जैसा अब हम खबर मतलब जैसा हमें सूचना मिल रही है, मुझे लगता है बहुत जल्दी बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन प्रारंभ होने वाला है और मैं तो उम्मीद करता हूँ कि जैसे वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा हम बिल्कुल प्रायोरिटी पर वैक्सीनेशन कराकर, चूँकि बच्चों की संख्या 30% 35% के आसपास होगी 18 साल से नीचे वाले, तो हम बहुत उनको करा के हमें जल्दी से जल्दी मतलब देश को सुरक्षित करना है। हम अगर यहाँ अपनी बात करें तो हमें इंदौर को सुरक्षित करना है, तो मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी वो प्रारंभ होगा। हम जरूर तीसरे लहर की बात कर रहे हैं, तीसरे एक वेरिएंट की बात कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में तो हम आज भी कोरोना का जो पहला और दूसरे वेरिएंट की बात करें तो उससे भी ग्रसित थे लोग, कहीं ना कहीं वो खत्म नहीं हुआ है। तो वहाँ तो सावधानी रखने की आवश्यकता ही है। और उसके बाद जो अलग अलग सिम्टम्स देखने को मिले दवाइयों के अधिक डोज के बाद, ब्लैक फंगस के रूप में हमारे सामने एक बड़ी चुनौती सामने आई थी सेकेंड यदि वेरिएंट की बात करें या सेकेंड लहर की बात करें, तब एमवाई में उसमें बहुत अच्छा और बेहतरीन इलाज भी किया गया था लोगों का। काफ़ी बड़ी संख्या में मरीज वहाँ एडमिट थे। क्या स्थितियाँ थी सर उस दौर में? कितने मरीज वहाँ ठीक हुए और कितने लोग जो बाहर से आने वाले थे वो एमवाई में आए? मैं आपको इस प्रश्न के 2 हिस्से में जवाब दूंगा। पहला तो हम ब्लैक फंगस की बात कर लें। ब्लैक फंगस जब आना शुरू हुआ मई में, तो उसके बारे में कोई भी जानकारी हम लोगों के पास नहीं थी। फिर हमारे जो मेडिसिन वाले हैं और जो चेस्ट वाले हैं, सबसे मैंने जो विशेषज्ञ हमारे यहाँ सब प्रोफेसर वगैरह उन सबसे बात की, तो उन्होंने बताया कि साहब इस तरह से ये फैलता है, ये है। तो उन्होंने बताया कि साहब नाक से या दांत से प्रवेश करता है, फिर आँख में जाता है, फिर ब्रेन में जाता है। तो फिर समझ में आया कि साहब इस तरह का है। तो हमने करीब 8 विषय की जो विशेषज्ञ हैं उनकी टीम बनाई और उसमें हमने 4 ओटी जो हमारे थे 8 से 8 चले। हमारे जो ओटी का सामान्य समय है वो 8 से 2 है। तो हिसाब से हम मानेंगे तो एक दिन में मतलब एक ओटी में 2 ओटी का काम हुआ एक दिन में। मतलब एक ओटी हमारी जो थी 4 के अलावा वो 2 से 8 चलाते थे। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो 2 महीने लगातार हमने
9 ओटी चलाकर ऑपरेट किया है। रही बात दवाइयों की, तो जो एम्फोटेरेशियन बी लाइपोसोमल है उसकी उपलब्धता हमें शासन की मदद से बहुत अच्छे से मिली। फिर इसके बाद पोषक टैबलेट भी हमें उपलब्धता हुई। तो आज मैं बड़े गर्व से बोल सकता हूं कि एम्बा अस्पताल में 793 मरीजों का इलाज अभी तक ब्लैक फंगस के मरीजों का इलाज हो चुका है। ये पूरे देश में किसी भी अस्पताल में सर्वाधिक संख्या है। और ये बहुत कठिन दौर था क्योंकि इसमें खर्चा बहुत है, ये बहुत महंगा इलाज है इसका। तो उसके लिए कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी थी हमारी कि हम जो भी मरीज हमारे पास आए उन सबको, हमारे पास दूसरी स्टेट से भी, राजस्थान से मरीज आए, गुजरात से भी आए, तो हमारे दूसरी स्टेट से भी हमारे पास मरीज आए थे। और देखा जाए तो एम्बा अस्पताल में निम्न वर्ग के या गरीब वर्ग के लोग ज़्यादा आते हैं, लेकिन उस दौर में देखने को मिला है कि बड़ी गाड़ियां और काफ़ी रईस लोग भी वहाँ पे इलाज कराने आ रहे, क्योंकि वहाँ पर अच्छा इलाज प्राप्त हो रहा था। दवाइयों की कमी को लेकर क्या स्थितियाँ बनी थी सर उस दौर में? नहीं, उसके 2 हिस्से हैं एक्चुअली क्या है, एक है ऑपरेशन वाला और दूसरा है दवाइयों वाला। दवाइयों कमी रही शुरुआत में, बहुत शुरुआत में रही, लेकिन इसके बाद शासन द्वारा बहुत अच्छे से उसको, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद कंपनी से बात की, माननीय मुख्यमंत्री जी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से बात की और इंजेक्शन की उपलब्धता कराई। तो वो बहुत बड़ा एक पॉजिटिव स्टेप था हमारे लिए, जिसने हमें बूस्टअप किया कि हाँ हम लोग पूरे मतलब उससे इलाज कर सकते हैं। उसने हमें कहीं बहुत बूस्टअप किया था। तो वो कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से मतलब खुद ही स्टेप आगे लेके उन्होंने खुद जो किया था, तो बहुत हमारे लिए बहुत लाभप्रद रहा वो, और उसने कहीं हमारा साहस बढ़ाया। लेकिन उसका जो दूसरा एस्पेक्ट था ना, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे पास नाक की सर्जरी के, आँख की सर्जरी के, दांत की सर्जरी के, ब्रेन की सर्जरी के सब बहुत विशेषज्ञ मौजूद हैं और अच्छी खासी संख्या में है। हमारे यहाँ जैसे डेंटल वाले जो हैं वो 10 से 12 ऑपरेशन पर डे करते थे, ऐसे ही नाक की सर्जरी के 4 से 5 होते थे। मतलब मैं जो बता रहा हूँ आपको कि हमारे ये जो विशेषज्ञ मौजूद हैं ऑपरेशन के लिए, इनका बहुत बड़ा रोल रहा है कि वो उच्च वर्ग भी वहाँ भर्ती होने पर मजबूर हुआ और उसने इलाज कराया और बहुत अच्छे से हम लोगों ने इलाज किया। और बहुत उसके बहुत सुखद परिणाम है कि जो इसकी मॉर्टेलिटी है ब्लैक फंगस की, वो 40 से 80% की है, लेकिन हमारा जो आंकड़ा है वो 8% से कम का है। और ये पूरे देश में मुझे लगता है सबसे कम है। और ये बड़े हमारे लिए, मेरी पूरी टीम के लिए गर्व की बात है। और पूरी टीम ने जिस तरह से मेहनत की है दिन रात, उससे 3 महीने में अभी भी हमारे पास अभी 11 मरीज भर्ती है। अभी भी ब्लैक फंगस अभी भी आ रहे हैं, इक्का दुक्का आ रहे हैं। अभी भी 11 मरीज भर्ती है, उनका भी इलाज चल रहा है। ये क्या दवाइयों का एक्स्ट्रा डोज या फिर दूसरी दिक्कतें, वो एक कारण रहा? मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोविड का प्रभाव रहा है। कोविड जो मैक्सिमम मरीज हैं, मतलब मेरा मानना है कि अधिकतर मरीज ये पूरे जो कोविड से संक्रमित हुए हैं उन्हीं को ब्लैक फंगस स्टेरॉइड तो नहीं, मेरा मूलतः मुझे कारण मेरे हिसाब से जो अभी वो कोविड ही है, जिसने कोविड का जो वायरस था उसने कहीं ऐसा प्रभाव डाला है कि ब्लैक फंगस से नहीं। तो आपको बता दूं, इंदौर में पूरे साल में 5 भी केस हो जाते थे पूरे ऑल ओवर इंदौर में साल भर में, तो बहुत बड़ी बात होती थी। तो ये बहुत रेयर बीमारी थी। अब इसका जो दूसरा हिस्सा जो आपने बोला कि जो वेरिएंट थे, तो डेल्टा वेरिएंट तो आज ही मौजूद है। और आपको अगर खबर हो तो जैसे कि हमारे MRTV में अभी 1 महीने पहले एक की डेथ हुई है। भोपाल में अभी जो JP हॉस्पिटल में रेडियोलॉजिस्ट थी, जो हस्बैंड वाइफ दोनों संक्रमित हुए थे, उसमें से वाइफ की डेथ हुई है जो डॉक्टर थी। तो ये हमें समझने की जरूरत है कि डेल्टा वेरिएंट अभी गया नहीं है ना। तो हम अकेला ओमिक्रॉन का हल्ला करते रहें और डेल्टा वेरिएंट की तरफ से हम लापरवाह हो जाएं, तो वो भी हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकता है। फिर बोल रहा हूँ, अभी जो मौसम है ठंडा हो गया है, मौसम जिस तरह से बदल रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं उस वायरस को बढ़ावा देने के लिए वाला मौसम है। इस समय हमें सावधानी बरतने की बहुत आवश्यकता है। मैं बार बार इंसिस्ट करता हूँ कि आप वो सावधानी रखिए जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। ओमिक्रॉन को लेकर कुछ नई सावधानी या कुछ नया एक आप लोगों के बीच में कुछ चल रहा हो, ऐसा कुछ? नहीं, देखिए कि वही जो कोरोना में हम लोग सावधानियां रखते हैं उसी को लेकर? नहीं, वही है। देखिए ओमिक्रॉन कोई नया एक वेरिएंट है तो कोरोना वायरस ना, वही कोई नया वो लेके नहीं आ रहा है। लेकिन सावधानी इसलिए जरूरी है क्योंकि उसकी तीव्रता ज्यादा है, मतलब इन्फेक्ट ज्यादा लोगों करता है। हम ये बोल रहे हैं कि माइल्ड है, बिल्कुल। उसके जो संक्रमण के लक्षण है बहुत हल्के हैं, लेकिन वो फैलता तेजी से है। तो हमें इसलिए तो हमें बहुत आवश्यक है कि हम उन सावधानियों को और ज्यादा उपयोग करें जो हम अभी तक करते आ रहे थे। अभी हम मतलब दुर्भाग्यवश अभी हम जिस तरह से लापरवाही बरतने लगे हैं बाजारों में, जिस तरह से हम खाने पीने के स्टॉल्स पर हम लोग को बेतहाशा भीड़ में इकट्ठे हो रहे हैं, मास्क दिखता नहीं है चेहरों पे, ये कोई हमारे लिए सुखद लक्षण नहीं है। ये संकेत है कि हम आगे
हम खुद ही उस तीसरी उसे लहर को न्योता लाने की दे रहे हैं तैयारी कर हम रहे कि हैं। एक बार फिर वायरस को फैलने का एक न्योता हम लोग अपने सावधानी न रखते हुए दे रहे हैं। हमने सर दूसरे लहर में देखा कि दवाइयों की कमियां तो थी ही, ऑक्सीजन के हालात भी बहुत बद से बदतर नजर आए, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे कई सरकारी हॉस्पिटल हो, वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी देखी गई और उसकी वजह से कई लोगों की जानें गई। इस बार क्या हालात हैं, ऑक्सीजन को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स में क्या स्थितियां हैं, और एमवाई की यदि बात करें तो हम नहीं, मैं आपको बोलूं कि बड़े गर्व से बोलता हूं कि दूसरी लहर में ऑक्सीजन की जो है कमी का जिक्र किसी शासकीय अस्पताल में नहीं है। जो इंदौर के जो एमबाई जो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल है उसकी बात कर रहा हूँ, चाहे वो चेस्ट वार्ड हो, चाहे एमआरटीबी हो, चाहे सुपर स्पेशलिटी हो, चाहे हमारा एमटीएस अस्पताल हो। और बहुत मतलब लोगों का जो अभी बार बार जनप्रतिनिधि भी उस चीज़ के बारे में बात करते हैं, हमारे प्रशासनिक भी उस चीज़ के बारे में बात करते हैं कि कोविड की दूसरी लहर ने और ब्लैक फंगस ने शासकीय अस्पतालों पे जो कई सालों से भरोसा टूट चुका था लोगों का, उस भरोसे को वापस बढ़ाया है। और मैं बड़े गर्व से बोलता हूँ कि हमारे जो कर्मचारी हैं, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हमारे जो नर्सिंग स्टाफ ने उसने जिस शिद्दत से काम किया है उस पर मुझे बड़ा गर्व है। और उन्होंने उस भरोसे को जगाने में उन लोगों का योगदान है, मेरा तो बहुत छोटा योगदान है, लेकिन उन लोगों का योगदान है कि उन्होंने उतनी मेहनत की। और रही बात ऑक्सीजन की, तो मैं बोल रहा हूँ कि ऑक्सीजन के हमारे पास अभी 30 KL की व्यवस्था है, मतलब जो जिसको हम उस तकनीकी भाषा में बोलते हैं। उसके अलावा 10 KL की और व्यवस्था बढ़ रही है। उसके अलावा हमारे पास अभी हर अस्पताल में, चाहे वो एमआरटीबी हो, चाहे चेस्ट वार्ड, सुपर स्पेशलिटी हो, चाचा नेहरू हो, कैंसर हो, एमटीएच हो, सभी में हमारी जो एएसी यूनिट लग चुकी है, जिससे कि हम हवा से ही ऑक्सीजन को हम लेकर उसको हम मरीजों का इलाज कर सकते हैं। इसका जो हमें मतलब ये सुविधा जो हमारे यहाँ जो हो चुकी है, एमबाई में भी बहुत जल्दी लगने वाला है। ये इस सुविधा का फ़ायदा ये है कि जो हमारे पास जो हल्के लक्षण के मरीज होंगे जिनमें ऑक्सीजन की बहुत कम आवश्यकता होगी, उन मरीजों का इलाज हम इस ऑक्सीजन से कर सकते हैं, जिससे कि जो LMO है, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का जो हमारा प्लांट है या जो हमारे टैंक है, उसके ऊपर लोड कम पड़ेगा। तो ये जो आपाधापी मचती थी दूसरी लहर में कि सब LMO आएगा तो ही इलाज हो पाएगा, उसका आज एक अल्टरनेट, एक विकल्प शासन ने तैयार कर दिया है। और इसकी वजह से मुझे लगता है कि अगर आप उसको व्यवस्था के रूप में देखेंगे तो बहुत सुखद स्थिति है कि आज हमारे पास अल्टरनेटिव व्यवस्था है। नहीं तो हमारे पास तीसरी अल्टरनेटिव व्यवस्था जो रहती थी सिलेंडर, तो सिलेंडर भरने के लिए अगर आपने देखा होगा जहाँ पर सिलेंडर भराते थे वहाँ कितनी लंबी लाइन लगती थी अस्पतालों से। तो वो कहीं उस दिक्कत को ख़त्म होगी। और साथ में एक और जो चीज़ है कि हमारे जो प्लांट लगे हैं उसमें से 1-2 प्लांट ऐसे हैं जिसमें उस जो ऑक्सीजन पैदा करेंगे, उस जो वातावरण से लेंगे, उस ऑक्सीजन को हम लोग सिलेंडर में भर के अपने मरीजों को दे सकते हैं। तो कहीं एक और सुविधा जो है, एक एडिशनल फैसिलिटी जो हमें मिली है, ये निश्चित तौर पर मतलब मैं इंदौर की जनता को वो भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि शासन ने और प्रशासन ने हमारे यहाँ जैसे मतलब संभागायुक्त महोदय के निर्देशन में मतलब बहुत अच्छा बेहतर काम हुआ है। और हम इस समय ऑक्सीजन के मामले में हम बहुत बेहतर स्थिति में हैं। और आप निश्चिंत रहें कि अगर कभी भगवान ना करे कि तीसरी लहर आए, लेकिन अगर कोई भी ऐसी लहर आती है, मुझे लगता है कि उतनी तीव्रता वाली लहर आएगी जैसी दूसरी लहर में था, तो हम उसके लिए पर्याप्त रूप से तैयार हैं, हर तरीके से, ऑक्सीजन हो चाहे दवाइयाँ हो। बिल्कुल, तैयारियां बहुत ज़रूरी है सर। एमवाई में अधीक्षक के रूप में आपका ये तीसरा टर्म है, 3 बार आपके कार्यों को देखते हुए विश्वास जताया गया। और कोविड में हम लोगों ने भी देखा है कि यदि कभी भी हम लोग रात और बेरात हम लोग यदि फ़ोन करते थे सिंह साहब को, तो डॉक्टर साहब का फ़ोन 1 या 2 घंटे में ज़रूर रिसीव होता था। यही लोगों के लिए एक आशा भरी स्थितियाँ भी होती थी कि कहीं भी कोई परेशानी होती थी तो डॉक्टर साहब ज़रूर तैयार होते थे। सर, यदि हम बात करें अब एक नए दौर की, एक नए वेरिएंट की, एमवाई को लेकर किस तरह का, मतलब जैसे हम लोग तैयारियों की बात तो लगातार कर ही रहे हैं, क्या अभी तक कोई सिम्टम्स या कोई इस तरह के मरीज आए हैं आपके पास, या जिसमें ऐसा लगता हो कि एक नए वेरिएंट के साथ या फिर कोई खतरा नज़र आ रहा हो? नहीं, देखिए, मैं फिर उसको चीज़ दोहरा देता हूँ कि इसके लक्षण बड़े हल्के हैं, मतलब कफ है या सीने में जकड़न है, बुखार है, थकान है, तो ये कोई बहुत भारी लक्षण नहीं। लेकिन ये कहा भी जा रहा है कि कोई सिम्टम्स ना हो वो भी इस तरह के केसेस में शामिल हो सकता है। बात कर रहा हूँ, तो अभी इस तरह के लक्षण हैं। तो ये एक्चुअली ये तो क्या है कि ये जो इसके लिए जो जांच के लिए जो सैंपल जा रहे हैं उनकी रिपोर्ट से पता चलेगा कि जो बाहर से लोग आए हैं, जो भर्ती हो रहे हैं, उनमें से किसी में है या नहीं। लेकिन हमें सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। मैं फिर उसी चीज़ बार बार मैं उस पर इंसिस्ट कर रहा हूँ कि हम अगर सावधानी नहीं बरतेंगे तो हम उसको आमंत्रित कर रहे हैं कि आइए और इंदौर शहर में फैलिए।
तो हमें वो उससे बचना है, क्योंकि वो बहुत आवश्यक है। कोई सा भी वेरिएंट आ जाए, ओमिक्रॉन की बात करें या इससे भी कोई, हम तो कह रहे हैं कि वो डेल्टा से भी जो कोई गंभीर अगर संक्रमण वाला वायरस भी आता है, तो अगर हम सावधान होंगे तो लहर नहीं हो आएगी। बहुत सीधा सा फार्मूला है कि भाई हमें सावधानी बरतनी है। अगर हम सावधानी बरतेंगे तो भरोसा रखिए। और दूसरा ये है कि वैक्सीनेशन की मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा कि कई लोगों ने सेकंड डोज नहीं लगवाया है, ये लापरवाही है। उनको लग रहा है कि पिछले 4 महीने से 5 महीने से स्थितियाँ बड़ी सामान्य हैं, हमें आवश्यकता नहीं है। मेरी सभी उन लोगों से अपील है जिन्होंने सेकंड डोज नहीं लगवाया है कि आप सेकंड डोज जरूर लगवाइए, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और वो हमें जब तीसरी लहर अगर कभी आती भी है तो उससे बचाने में रक्षक सिद्ध होगा। क्या मध्य प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल के आप अधीक्षक हैं, बहुत सारे लोग, मतलब बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी यहाँ आते हैं, रोजाना कितने मरीजों का आगमन वहाँ होता है, कितने लोग प्रतिदिन प्रति माह ठीक होकर वहाँ से जाते हैं, और कितना बड़ा स्टाफ है जिसे आप मैनेज करते हैं रेगुलर रूप से? देखिए क्या है कि हमारे मतलब एमआई जो है, एमआई का जो इतिहास है सबको पता है कि महाराजा यशवंतराव होलकर जी ने बनवाया था उसको, मतलब उनके दिमाग में आया था। और उस समय उन्होंने खुद 5 लाख रुपए दिए थे, और दूसरे जो उद्योगपति है, जो हमारे सेठ लोग हैं, उन सबसे जनता से पैसा इकट्ठा करके उस अस्पताल को 1948 में निर्माण शुरू हुआ था, 1956 में इसका उद्घाटन हुआ था। आप सोचिए कि महाराज साहब की सोच क्या थी कि इतना बड़ा 917 बेड का उस समय था वो, तो अब तो 1256 बेड हो गए हैं हमारे, कुछ धीरे धीरे बढ़ के चेस्ट वार्ड वगैरह सब बढ़ गए हैं। तो क्या सोच होगी कि जब ये अस्पताल बनाया गया था तब भी बड़ा अस्पताल कहलाता था, और आज भी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है। तो मैं उस दूरदर्शिता को, उनकी जो दूरदर्शिता थी, उनको मैं सलाम करता हूँ, मैं उनको नमन करता हूँ कि महाराजा साहब ने जो किया है इस इंदौर के लिए, उसके लिए इंदौर हमेशा ऋणी रहेगा और रहना चाहिए। उस अस्पताल में करीब हमारे पास लगभग हर तरह के जो कर्मचारी, उनको मिला लें 1400 के लगभग कर्मचारी हैं हमारे पास, 500 जूनियर डॉक्टर्स हैं हमारे पास, 200 सीनियर डॉक्टर्स हैं, हम 2000 से अधिक का स्टाफ है। और उसके मुखिया के रूप में कार्य करना है तो आपको बड़ा दिल लेके काम करना पड़ता है। जैसे वो बड़ा अस्पताल कहलाता है, वैसे अधीक्षक के पास भी बड़ा दिल होना चाहिए कि उसको सबको सामंजस्य बिठा के काम करना है। और जब हम सामंजस्य बिठाते हैं तो बहुत बेहतर रिजल्ट मिलते हैं। मुझे लगता है नगर निगम के बाद यदि सबसे बड़ा स्टाफ होगा तो ये एमवाई के पास बिल्कुल निश्चित तौर पे सबसे बड़ा स्टाफ जो है वो एमवाई के पास ही है। और हम उसको उनके साथ, क्योंकि उनको प्रेरित करना पड़ता है, क्योंकि आपको परिस्थिति देख क्या है कि जो दूसरे विभाग है ना, वहाँ पर अगर 1 दिन या 2 दिन काम नहीं होगा तो कोई अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन एमआई में अगर कोई मरीज आया है और कोई ऐसा चीज़ घटित होने लगी है जिसका परिणाम ये हो सकता है कि बड़ी खबर बन सकती है। बिल्कुल सर, 2000 से ज़्यादा लोगों का स्टाफ को मैनेज करना, लोगों को साथ लेकर चलना अपने आप में एक बड़ी बात है। क्योंकि हम अक्सर देखा करते हैं कि जूनियर डॉक्टर्स के बीच और परिजनों के बीच में विवाद, मरीजों के साथ विवाद, और कई बार ये हड़ताल तक स्थितियाँ जाती है, विवादित स्थितियाँ। ऐसे समय पे किस तरह से मैनेज करते हैं? डॉक्टर्स हड़ताल पे हैं, मरीजों की चिंता आपको करना है, सारे लोगों को साथ में लेके चलना है, क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है? नहीं, परेशानियाँ होती निश्चित तौर पे होती, लेकिन हमारा मतलब एक उद्देश्य वो रहता है कि हमारे जो मरीज भर्ती हैं उनको दिक्कत नहीं आए। तो उसके लिए हमारे अगर एक वर्ग अगर हड़ताल पर रहता है तो हमारे जो दूसरे वर्ग हैं वो जितनी मेहनत करते हैं उससे दुगनी मेहनत करने लगते हैं, और उसके लिए आपको प्रेरित करना पड़ता है। जैसे अभी हड़ताल थी, तो अभी जैसे मतलब बड़े सुखद है कि वो जो हड़ताल है जल्दी टूट गई। वो जब उन्होंने फुल फ्लेज स्ट्राइक चालू की थी तो उस दिन भी एक अखबार वाले मेरे पास आए, कहे सर आपकी कैजुअलिटी को देख कर लग नहीं रहा है कि यहाँ पे इमरजेंसी में जो मरीज आ रहे हैं उनको कोई दिक्कत हो रही है। तो मैंने कहा ये उन लोगों का श्रेय है जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि जब आपातकालीन स्थिति आती है उस समय काम करने के लिए आपको लीडर को सबसे आगे आना होता है और उसको सबको प्रेरित करना होता है। तो चाहे वो एमआई में जो रूटीन में काम आता है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण जब हमारे कोविड की पहली लहर आई हो, खासतौर पर जब दूसरी लहर आई है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अप्रैल और मई में मुझे लगता है कि मैं मुश्किल से 2 घंटे सोता था। उसकी वजह ये थी कि मेरे पास बहुत से अनजान लोगों के फ़ोन आते थे, और वो फ़ोन करने के पीछे उद्देश्य ये था कि कहीं उनके एक मन में एक भावना रहती थी कि ये फ़ोन उठेगा तो मुझे कुछ इलाज के लिए कहीं जगह मिलेगी, और उस भरोसे पे खरा उतरना बहुत आवश्यक था। और मुझे बड़ा आत्मसंतोष है, और मैं इसको तृप्ति का भाव भी बोल सकता हूँ कहीं, कि जो कोविड की पहली लहर हो या फिर कोविड की दूसरी लहर तो बहुत ही विशाल थी, उसके साथ जो ब्लैक फंगस में किया है इसने कहीं मुझे एक तृप्ति का भाव दिया है कि कहीं हाँ,
कुछ मैं जिस पद पर हूँ उस पद पर रहते हुए कुछ मतलब थोड़ा सा अपना सहयोग लोगों की सिंध और जो शहर के लिए परेशानी कर है पाया उसे हूँ। दूर करने में आप सहायक रहे और ईश्वर ने कहीं ना कहीं आपको निमित्त बनाया है उसके लिए कि उनको राहत दी जाए। डॉक्टर साहब ने कहा कि हम पहली, दूसरी और तीसरी जो लहर है उनकी बातें कर रहे हैं, लेकिन सावधानी उतनी ही आवश्यकता है जितना हम लोग पहले लहर में करते थे। आज भी उतनी ही सावधानी रखने की आवश्यकता है। और डॉक्टर प्रवेंद्र सिंह ठाकुर की एक खासियत यह भी रही कि तुरंत निर्णय लेकर उसे अंजाम तक पहुंचाना, ये उनकी खासियत रही। तभी ये पहला नहीं, दूसरा नहीं और तीसरी लगातार अधीक्षक की भूमिका में। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मृदुभाषी चैनल को समय दिया और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों को उपलब्ध करवाई। धन्यवाद हेमंत भाई कि कम से कम इंदौर की शहर की जनता से मैं रूबरू हो रहा हूँ। और अभी चूँकि तीसरी लहर की कहीं आहट है तो वो सावधानियाँ बरतनी बहुत आवश्यक है। तो उसमें कहीं आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों को बता पाएंगे कि हाँ, आप सावधानी बरतना शुरू कर दीजिए। अभी भी मतलब कहीं लोगों के में जो मास्क लगाने की संख्या है धीरे धीरे बढ़ने लगी है, ये अच्छा संकेत है। और मुझे लगता है कि आप लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं, हाँ, एक चीज़ जरूर मैं जोड़ना चाहता हूँ कि दूसरी लहर में खास तौर पर, पहली लहर में भी और दूसरी लहर मतलब पहली लहर की शुरुआत के बाद तो दूसरी लहर में पत्रकारों ने जिस तरह से काम किया है वो बड़ा प्रशंसनीय है। मैं सिर्फ जिस तरह से किट पहन के जो मतलब आप लोग किस डर के साथ अंदर जाते होंगे, किस तरह से आप अस्पताल के बाहर खड़े होते होंगे, क्योंकि उस समय तो हर किसी को लगता था कि हम अस्पताल के बाहर भी खड़े हो जाएंगे तो इन्फेक्टेड हो जाएंगे। उस समय पूरी किट पहन के और माइक लगा लेकर आप जिस तरह से आप लोगों ने काम किया है, मैं उसकी प्रशंसा जरूर करना चाहता हूँ, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं जनता को कहते हैं सचेत करने में बहुत योगदान दिया है। बिल्कुल सर, यदि डॉक्टर्स की बात की जाए, नर्सेस की बात की जाए, नगर निगम के सफाई कर्मियों की बात की जाए और मीडिया कर्मियों की बात की जाए, सभी लोगों ने अपना, एक प्रशासनिक अधिकारियों ने जिस तरह से एक होकर काम किया, पुलिस अधिकारी, नगर निगम, सभी लोगों ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और यही वजह है कि इंदौर आज स्वस्थ है और स्वच्छ है और नंबर 1 की स्थितियों में है। तो हम स्वच्छता में, स्वस्थता में और यातायात में, सभी चीज़ों में नंबर 1 हो, इसी की आशा को लेकर हम अगले कार्यक्रम में फिर किसी शख्सियत के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।